दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 9 जून 2020 और आपका आज के दिन ऑफिशियली कैलेंडर यूपी पीसीएस का भी और यूपीएससी दोनों का जारी हो चुका है। और जो भी आप ARO 2016 का फॉर्म भरे हैं, BO 2019 का फॉर्म भरे हैं या पीसीएस 2020 जो कि 11 अक्टूबर को होगी, या अन्य जो भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, अब कैलेंडर आ चुका है। अब आप जितना लॉकडाउन में आराम किए, आराम को त्यागिए और पूरी तरीके से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास अब समय बिल्कुल नहीं है। तो इसी के साथ हम शुरू कर लेते हैं 9 जून 2020 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 9 जून 2020 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले जो पीआईबी में नज़र डालते हैं, तो पीआईबी में जो न्यूज़ थी उसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च। तो अगर ये पूछा जाए कि इसी को शॉर्टकट में NIPER कहा जाता, ये कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा गुवाहाटी में। कहाँ स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गुवाहाटी में स्थित है, जो कि असम का एक क्या है, शहर है, गुवाहाटी में स्थित है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन, यानी इसी को शॉर्टकट में किस नाम से जाना जाता, इसी को निपर के नाम से जाना जाता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च पूछा जाए तो गुवाहाटी में स्थित है। और ध्यान दीजिएगा, ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, नेशनल इम्पोर्टेंस का, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, और इसे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो दो क्वेश्चन यहाँ से, पहला क्वेश्चन निपर पूछ लेगा कि निपर कहाँ स्थित है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च अर्थात NIPR गुवाहाटी में स्थित है, जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और राष्ट्रीय महत्व का, नेशनल इम्पोर्टेंस का, जो कि फार्मास्यूटिकल विभाग के अंतर्गत आता है। और दूसरा क्वेश्चन है पूछेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स बताइए ये किस मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स यानी रसायन व उर्वरक मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है। अभी चर्चा में क्या रहा है, तो चर्चा में रहा है कि इंडिया इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग ए यूजफुल कंट्रीब्यूशन कम सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग, यानी कोविड-19 का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो सभी भारत की जितनी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, जितनी भी नेशनल व इंटरनेशनल स्तर पे प्रयास हो रहे हैं, उन्हीं में से भारत के भी जो विभिन्न विज्ञान या अन्य मंत्रालय के जो भी इंस्टीट्यूट या विभाग हैं, वो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। तो इसी में डेवलपमेंट हो रहा है, यानी जो कोविड-19 से निपटने के लिए जो भी चिकित्सक या नर्सें या पैरामेडिकल्स फोर्सेज जो लगे हुए हैं, उनको कैसे कोविड-19 के ट्रांसमिशन से बचाया जाए, तो उसी के लिए PPE का विकास किया जाता, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसी को कहा जाता PPE। तो उन्हीं के डेवलपमेंट से लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में यही जो निपर बताए हैं गुवाहाटी, और दूसरा है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी आपस में समझौता किया है। क्या समझौता किया है? समझौता किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि गुवाहाटी में स्थित है, उसने और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया, ताकि फॉर ए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि 3D एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड का विकास किया जा सके। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुंह में लगाने वाला, यानी ताकि कोविड-19 का जो ट्रांसमिशन तेज़ी से फैल रहा है, यानी कोविड-19 का उसका नियंत्रण रोका जा सके, तो 3D एंटी माइक्रोबियल
फेस शील्ड का डेवलपमेंट किया जाएगा। इसी के लिए इन दोनों के द्वारा क्या किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया, यानी इसी को शॉर्टकट में MOU कहा जाता। MOU पर साइन किए गए हैं निपर और आपका हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के द्वारा। किसका विकास करने के लिए, तो 3D एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड। फेस शील्ड का मतलब हुआ मुंह का कवच होता, जैसे आप मास्क लगाते हैं तो पूरा का पूरा मुंह क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, ताकि कोविड-19 का प्रकोप ना, यानी ट्रांसमिशन ना होने पाए। दूसरी जो न्यूज़ थी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय की जो आपका इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स ने डिजाइन किया, डेवलप किया है और इंडक्टेड का मतलब शामिल किया है, यानी अर्पित। ये अर्पित पूछा जा सकता कि ARPIT अर्पित किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो पहला क्वेश्चन होगा या आंसर होगा इसका इंडियन एयरफोर्स का। और इंडियन एयरफोर्स से किसके अंतर्गत आता है, तो इंडियन एयरफोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता। तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के द्वारा क्या डिजाइन, डेवलप और इंडक्टेड किया गया, तो अर्पित। अर्पित की फुल फॉर्म समझ लेते हैं, एयरबॉर्न यानी वायुजनित, और उसके बाद रेस्क्यू, R से रेस्क्यू, P से पोड फॉर आइसोलेटेड, और T से आपका हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन यानी आइसोलेटेड का मतलब हुआ कि आप अलग कर लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन यानी एयरबॉर्न रेस्क्यू, पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, यानी इसी को शॉर्टकट में अर्पित कहा जाता। एयरबॉर्न रेस्क्यू, P से पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन का विकास किया गया है। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि आपका अर्पित का विकास किसके द्वारा किया गया, तो अर्पित का विकास आपका क्लियर हो गया होगा इंडियन एयरफोर्स, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसी के द्वारा डिजाइंड, डेवलप और इंडक्टेड, यानी शामिल, डिजाइन किया गया, विकास किया गया और शामिल किया गया, सब कुछ आपका अपनी सेना में शामिल किया गया। तो सारा कुछ आपका इसी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। इसका यूज क्या होगा, तो इसका यूज होगा इट विल बी यूटिलाइज्ड यानी प्रयोग किया जाएगा फॉर इवैक्यूएशन यानी बाहर निकालने में आप क्रिटिकल पेशेंट्स, जो आपका क्रिटिकल सिचुएशन में पेशेंट मरीज हैं जो कि कोविड-19 से क्या हैं, हाई एल्टीट्यूड एरिया, या हाई एल्टीट्यूड एरिया का मतलब हुआ ऊंचाई, अत्यधिक ऊंचाई पर क्या हैं, यानी हाई एल्टीट्यूड एरिया पर स्थित हैं। ऐसे मरीज जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं तो वो क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाते, क्रिटिकल पेशेंट हैं, तो उसी को आइसोलेटेड तथा रिमोट प्लेस, सुदूर का मतलब पूर्वोत्तर भारत हो गया, आइसोलेटेड का मतलब जो आपका जहाँ पर संचार के साधन उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर इसके अर्पित के माध्यम से क्या किया जाएगा, एक प्रकार के पोर्ट है हेलीकॉप्टर का, वो आपका वहाँ जाएगा और मरीजों को क्रिटिकल सिचुएशन से निकाल कर लाएगा, जो कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में है, आइसोलेटेड हैं तथा रिमोट प्लेसेज में रहते हैं। तो ये आपका करंट में था, तो अर्पित आपका पूछा जा सकता है। तो कोविड-19 इसके अलावा अन्य महामारियां जैसी स्थिति होगी तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या था, तो अगला आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये आपका करंट में था कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसे डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है या माना जाता है, जो कि पुणे। तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ये कहाँ स्थित है, तो पुणे में है। इन्हीं के द्वारा एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे विकसित किया गया। तो पूछ लिया जाएगा कि अभी नैनो टेक्नोलॉजी आधारित डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जो कि कोविड-19 कोरोना वायरस से निपटने के लिए कारगर साबित होगा, इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, तो इसका विकास डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा किया गया है। तो ये जो कि नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड है और डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है, जो कि कोविड-19 से बचाने के लिए क्या करेगा, यानी प्रयास किया जाएगा कोविड-19 से बचाने के लिए। और इसी का नाम दिया गया जो डिसइंफेक्टेंट, ध्यान दीजिएगा, विसंक्रमित इसी को कहा जाता, डिसइंफेक्टेंट जो स्प्रे है
इसी का नाम दिया गया अनन्या। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आखिरकार ये अनन्या है क्या। इसका नाम क्या दिया गया, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, इसी का नाम अनन्या दिया गया। तो हमने कहा इसको किसने विकसित किया है, तो हमने पीछे बताया कि इसका विकास डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया, जो कि पुणे में स्थित है। यह एक नैनो टेक्नोलॉजी आधारित क्या है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है। तो इसका यूज कोई भी कर सकता है, कॉमन एक आम आदमी से लेकर के हेल्थ वर्कर, फॉर इंडिविजुअल एज वेल लार्ज स्केल, यानी व्यक्ति विशेष से लेकर के समूह यानी संगठन तक का किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगला, दिस स्प्रे कैन बी यूज्ड ऑन मास्क, इसका प्रयोग केवल व्यक्ति अपने शरीर पर यानी विसंक्रमित करने के लिए ही नहीं कर सकता, बल्कि इसका प्रयोग मास्क पर किया जा सकता, पीपीईज पर किया जा सकता, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पे, हॉस्पिटल यानी लाइनेंस पर किया जा सकता, एज वेल एज अदर कंटामिनेटेड सरफेस, अन्य जो संदूषित स्थान हैं या कंटामिनेटेड सरफेस हैं, जैसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, एलिवेटर बटन्स हो गए, डोर नॉब्स हो गए, दरवाजे हो गए, कॉरिडोर्स हो गए, रूम्स हो गए, इनको भी विसंक्रमित करने के लिए अनन्या का प्रयोग किया जा सकता है, दिस इज ए वाटर बेस्ड स्प्रे, यानी जल आधारित स्प्रे है, एंड विल बी इफेक्टिव और प्रभावी होगा फॉर मोर देन 20 आवर्स, यानी 24 घंटे से अधिक ये प्रभाव में बना रहेगा। अगर सेल्फ लाइफ की बात करें तो इस जो स्प्रे है इसकी सेल्फ लाइफ 6 महीने से ज़्यादा है, यानी 6 महीने तक ये आपका खराब नहीं होगा। अब आपका ये समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं जो न्यूज में था, INS केसरी। INS केसरी को लेकर के न्यूज में था, तो INS केसरी अभी अनिवार्य जो मेडिसिन दवाएं हैं ये आपका कहाँ पहुँचाई है, तो सेशल का जो बंदरगाह है पोर्ट विक्टोरिया, तो आपका मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके देश से इम्पॉर्टेंट हैं, तो मिशन सागर के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा। मिशन सागर की आप फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मिशन सागर इसी को कहा गया। एक प्रधानमंत्री मोदी की पहल है। तो इसी मिशन सागर के अंतर्गत हिंद महासागर इसके आसपास के देशों में सामाजिक आर्थिक हर प्रकार की मदद, वित्तीय मदद भारत के द्वारा की जाएगी, उसी को मिशन सागर का नाम से दिया गया। तो मिशन सागर के अंतर्गत INS केसरी अनिवार्य दवाओं को लेकर सेशल्स के बंदरगाह पोर्ट विक्टोरिया पे पहुंचा है। तो एक क्वेश्चन आपका पूछ लेगा कि अभी हमने ऑपरेशन समुद्र शक्ति के अंतर्गत आपका INS जलस्व को बताया था, यानी श्रीलंका पहुंचा है। तो वैसे ही INS केसरी, ये ध्यान रखिएगा कौन जहाज INS केसरी कौन पानी का जहाज कहाँ भेजा गया है, तो ये पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स देश है, तो सेशल्स यानी बंदरगाह पोर्ट विक्टोरिया है, वहाँ पर INS केसरी को भेजा गया है। अगला और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज में था INS शार्दुल को समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया। ये 8 जून 2020 को कहाँ पहुँच गया, तो ये पोर्ट ऑफ बंदर अब्बास, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, इससे बंदरगाह मैचिंग में भी दिए जा सकते। ईरान में स्थित है, तो ये बंदर अब्बास जो वहाँ पर प्रवासी माइग्रेंट हैं उनको निकालने के लिए पहुँच गया है, उनको लाने के लिए पहुँच गया है। तो आपका ये पूछा जा सकता INS शार्दुल ये कहाँ, तो ये बंदर अब्बास जो कि ईरान का बंदरगाह है, वहाँ से लोगों को निकालेगा और पोरबंदर गुजरात पर लाके इनको पहुँचाएगा। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देख लेते हैं क्या इम्पॉर्टेंट है, तो द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, इसके द्वारा एक आपका पहल शुरू की गई। इसी कार्यक्रम को क्या कहा जाता, यस कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा, YASH यानी यस कार्यक्रम हाल ही में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन है, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन।
उसी के द्वारा इसका विकास किया गया है। तो नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के द्वारा यस कार्यक्रम का विकास किया गया। अब हम समझ लेते हैं कि यस की फुल फॉर्म क्या है। ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। यस की फुल फॉर्म है, यानी वाई से ईयर ऑफ, ए से अवेयरनेस, ऑन साइंस एंड हेल्थ यानी विज्ञान व स्वास्थ्य पर जागरूकता का वर्ष। जागरूकता का वर्ष के नाम से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो ये आपका दिया पोरबंदर है, अभी जो बताए थे। यहाँ से आपका INS शार्दुल यहाँ भेजा गया, बंदर अब्बास जो कि ईरान का प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ आपका देखो, ये आपका डिस्टेंस दी गई कि 1650 किलोमीटर है। तो यहाँ से आपका एक INS शार्दुल, देखो यहाँ आपका बना हुआ है INS शार्दुल, इसी को भेजा गया है, INS शार्दुल को भेजा गया है। आगे देखिएगा। तो ये कार्यक्रम जो यस कार्यक्रम है वो क्या करेगा, तो यस कार्यक्रम एड्रेस करेगा द इश्यूज ऑफ रिस्क यानी जोखिम के, क्राइसिस के, संकट के, डिजास्टर आपदा के और अनिश्चितता अनसर्टेनिटीज के, जो कि संबंधित है कोविड-19 पेंडेमिक महामारी से। तो ऐसे मामले जो कोविड-19 महामारी से संबंधित है, उनके जोखिम क्या हैं, उनकी यानी क्राइसिस से कैसे है, डिजास्टर कैसे है, अनसर्टेनिटी क्या है, इन सब के बारे में एड्रेस किया जाएगा यस कार्यक्रम के अंतर्गत। और कार्यक्रम फोकस किस पे होगा, अगर बात करें कार्यक्रम फोकस किस पे होगा, इन्हेंस करेगा क्या इन्हेंस करेगा, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग यानी आम लोगों की समझ तथा जागरूकता ऑन साइंस एंड हेल्थ फॉर बेटर प्रिपेयर्डनेस यानी अच्छी तैयारी के लिए, ताकि सामना किया जा सके प्रेजेंट में और फ्यूचर चैलेंजेज। अगर कोविड-19 जैसी स्थिति वर्तमान में बनी रहती है तो इससे यानी आने वाले समय में कैसे निपटा जाए, या इसी प्रकार की अन्य कोई महामारी आती है तो उससे कैसे निपटा जाए, इन सब के बारे में निपटने के लिए, सक्षम बनाने के लिए भी ये क्या करेगा, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग आम जनता की समझ को और बढ़ाएगा तथा जागरूकता फैलाने का काम किया जाएगा। अगला देख लेते जो करंट में था 29वां वेबिनार। अब ये आपका ऐसे हमको पता नहीं क्यों लग रहा है, ये इतने वेबिनार हो चुके हैं, इनका थीम दे करके मैचिंग टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेबिनार तो सभी लोग इसको नेगलेक्ट करेंगे। और जो वेबिनार चल रहे हैं, अभी 29वां वेबिनार हुआ है, तो इससे ये देखो अपना देश के अंतर्गत आपका वेबिनार का आयोजन किया जा रहा, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है और इसमें किसी भी वेबिनार की थीम पूछी जा सकती है। तो हम सबको आपको एक एक करके अब डिस्कस आगे करते रहेंगे, पीछे के भी जो छूट गए उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसका आपको पता होना चाहिए। तो अभी आपका अगला फिर होगा तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये 29वां जो वेबिनार हुआ 29वां वेबिनार तो पहला प्रश्न यही है, जो वेबिनार हो रहा देखो अपना देश के अंतर्गत हो रहा, कौन आयोजित करा रहा, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और इस बार की जो थीम थी वाइल्ड वंडर्स ऑफ MP, मध्य प्रदेश के जो वन्य आश्चर्य हैं उस पर फोकस किया गया था, वाइल्ड वंडर्स ऑफ MP के बारे में काफ़ी डिटेल इसके द्वारा कौन से कार्यक्रम चरण पादुका से लेकर के जो करंट में डेवलपमेंट हुआ सारा कुछ आपको पीछे के वीडियो हम डिस्कस कर चुके। इसलिए कहते हैं आपने अगर सारे वीडियो ईमानदारी से अच्छे देख लिया तो ये आप ज़रूर एग्ज़ाम के बाद आप याद करोगे कि किसी ने आपका कुछ कहा था। अभी मत विश्वास कीजिए, जिस दिन एग्ज़ाम आप दे रहे हो उस दिन आपको ज़रूर आपका यकीन होगा कि हम जो बात कह रहे थे उसमें कितनी सच्चाई थी। तो पहले ही करके जाइए। तो 29वां वेबिनार देखो अपना देश के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च किया गया, और अभी 29वां जो वेबिनार हुआ वो मध्य प्रदेश पे आधारित था। और थीम क्या थी, वाइल्ड वंडर्स ऑफ MP, और इसमें फोकस किया गया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पे। किस पे फोकस किया गया, बांधवगढ़ आपका टाइगर रिजर्व है, तो इसमें टाइगर रिजर्व आपका एक दिन 11 के 11 नाम आपको बताए थे, तो ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, तो इस पे फोकस किया गया। अगला देख लेते जो इम्पोर्टेंट न्यूज में था 2020 का रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जावेद अख्तर साहब को दिया गया।
और ये पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं। जब कोई पहला भारतीय कोई पुरस्कार पाता है तो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता, वो क्वेश्चन पूछा जाता। तो 2020 का रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, 2020 का रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार ये किसको? जावेद अख्तर को दिया गया। ये पहले भारतीय हैं जो ये पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अब बात कर लेते हैं रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार कब से शुरू हुए थे। तो इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। और ये पुरस्कार किसके द्वारा ये दिए जाते हैं? तो एक आपका है एथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका। एथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें विज्ञान, स्कॉलरशिप वो स्कॉलर नहीं, स्कॉलर का मतलब शोध यहाँ है। स्कॉलरशिप, एजुकेशन शिक्षा व एंटरटेनमेंट मनोरंजन, ये 4 एरिया हैं जिसके लिए अगर कोई धर्मनिरपेक्ष रूप के हो करके, तटस्थ हो करके और बिना किसी दबाव के यानी कार्य करता है, कोई प्रयास करता है, चाहे वो विज्ञान में हो, चाहे योगदान कंट्रीब्यूशन देता है, चाहे वो आपका शोध में हो, एजुकेशन शिक्षा या एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हो, तो उसको एथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका के द्वारा क्या किया जाता? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से नवाजा जाता है। तो 4 एरिया आपको ये ध्यान रखिएगा। कौन है? साइंस है, उसके बाद स्कॉलरशिप है, एजुकेशन है, और चौथा एंटरटेनमेंट मनोरंजन है। तो ध्यान रखिएगा। अब आपका इसी के साथ हो सकता है ये ना पूछा जाए, पहला पूछ ले, क्योंकि एग्ज़ाम आपका हम कुछ भी एग्ज़ाम के लिए जितनी पॉसिबिलिटी बनती है उसको कुछ छोड़ नहीं सकते। तो पहला पुरस्कार 2003 से शुरू हुआ। तो हमने कहा 2003 में ये किसको दिया गया था? तो जेम्स रैंडी को दिया गया था। जेम्स रैंडी को 2003 का जो पुरस्कार है, 2003 में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जेम्स रैंडी को दिया गया था। अगला देख लेते हैं, अभी हाल ही में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 2020 आपका रिलीज किया गया और आपका ये 12वां एडिशन था। 180 देश इसमें शामिल थे। ध्यान रखिएगा कितने देश शामिल थे? तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये 2 साल में एक बार जारी होता। इसका मतलब पिछला वाला 2018 में जारी किया गया था। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया 2020 और इसमें 12वां एडिशन का था। और कितने देश शामिल थे? 180 देश शामिल थे। कितने इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता? 32 इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता। अब प्रश्न है, क्या 32 इंडिकेटर याद रखना जरूरी है? इसका आंसर है नहीं, 32 इंडिकेटर नहीं याद कर सकते। और ये 11 कैटेगरी हैं। 11 कैटेगरी के अंतर्गत 32 इंडिकेटर्स के आधार पर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार किया जाता है। पहली बार इसका डेवलपमेंट आपका कब हुआ था? तो फर्स्ट टाइम, ध्यान दीजिएगा, ये 2-2 साल में हुआ। तो जाहिर सी बात है, पहला 2002 में इसका एल यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में है, एल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया था। तो पहली बार अगर पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, पहली बार पूछा जाए फर्स्ट टाइम कब विकसित हुआ था एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो आप कहोगे 2002 में एल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका डेवलपमेंट हुआ था। अगला कुछ और हम फैक्ट फिगर की बात करें तो इसमें आगे ध्यान दीजिएगा, भारत की रैंकिंग कितनी आपकी है? तो इस बार भारत की रैंकिंग 168 है। 180 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है? 168। बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि 2018 में बॉटम 5 में इंडिया शामिल था, तब इसकी रैंक कितनी थी? 177। इस बार इसका जो इंडेक्स स्कोर हुआ है ये भी ध्यान रखिएगा, 27.6, 7 के बाद 6 है, 27.6 स्कोर के साथ भारत को 168वां स्थान दिया गया। 2018 में हमने कहा 2 साल में एक बार जारी होती, तो इसके पहले ये 2018 में जारी हुआ था एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक। तब 177 रैंक थी 180 देशों में। इस बार रैंक में सुधार हुआ है, 168 हुई, लेकिन बहुत अच्छी रैंक अब भी भारत की नहीं है। भारत की 168 रैंक है, कितनी? 168। अब हम कुछ अन्य फैक्ट फिगर की बात कर लें। अगर हम कंपेयर करें अपने यहाँ भारत के आसपास पड़ोसी देशों में, तो ध्यान दीजिएगा कौन भारत से आगे हैं? तो अफ़गानिस्तान, जो सार्क के देश हैं उनमें केवल आपका अफ़गानिस्तान पीछे है, बाकी सभी की रैंकिंग भारत से अच्छी है। जब भी पर्यावरण
से रिलेटेड कोई इससे आ जाए तो वहाँ आपको अगर ये इंडेक्स पता है तो आप कंपेयर करके लिख सकते हो, या मेंस का कोई क्वेश्चन आता तो कंपेयर एनालिसिस आप करोगे तो आपका अच्छा होता है और अच्छा आंसर माना जाता है। आगे आइए, तो इसमें कंपेयर कर लेते हैं। भूटान सबसे अच्छा होगा क्योंकि पर्यावरण को बहुत ध्यान रखता है, तो भूटान की 107वीं रैंक है। फिर नीचे पहुंचाइए, मान लो ये भारत है, तो यहाँ तो श्रीलंका है, यहाँ पर आपका भूटान है, ये नेपाल है, इधर आपका इस साइड में आपका ये भूटान है। तो भूटान की रैंक अच्छी खासी ठीक ठाक है। तो भूटान की रैंक कितनी है? 107। फिर आपका श्रीलंका 2 और प्लस कर दीजिए तो आपका 109, और उसके बाद इधर साइड में चले आइए ये, तो इधर आपका यहाँ ये आपका मालदीव हो गया। तो मालदीव की रैंक कितनी है? तो 9 त्रिक 27, यानी 3 गुना, इसे लॉजिक लगा के याद कर सकते हो, 127 है। और पाकिस्तान फिर आगे पहुंच जाइए, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की रैंक कितनी है? 142। बताइए, पाकिस्तान भी भारत से अच्छा है। फिर आपका इधर आइए तो ये नेपाल मिल जाएगा, ये आपका क्लॉक वाइज घूम रहे हो, क्लॉक वाइज घूमते चले जाइए, मिलता चला जाएगा। तो पाकिस्तान 142, नेपाल आपका फिर कितना है? 145 है। 3 यानी पाकिस्तान व नेपाल के बीच 3 का गैप है। उसके बाद इसके नीचे ये बीच वाले में उतर आइए तो बांग्लादेश मिल जाएगा, और बांग्लादेश की रैंक 162 है, ये भी भारत से अच्छा है। केवल अफगानिस्तान आपका पीछे है, इसके बगल ये अफगानिस्तान है, उसकी रैंक कितनी है? 178। तो सारे आपकी याद हो गए होंगी। एक बार आँख बंद कीजिए और ज़रा सोचिए, तो आपका ये हमें चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। जब मैप बेस आप याद करते हो, लॉजिक लगा के याद करते हो, तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होता, वो चीज़ें आपकी हमेशा के लिए अपनी हो जाती। भूटान सबसे अच्छा होगा, 107। 2 प्लस करो, श्रीलंका नीचे पहुँच जाइए, 109। 9 त्रिक 27, 127 पे है मालदीव। मालदीव के ऊपर जाए 142 पे पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद नेपाल में पहुंच जाइए क्लॉकवाइज तो 145। उसके बाद नेपाल से सीधे बांग्लादेश में एंट्री मारिए 162। 168 पे इंडिया है, और 178 पे 10 और ऐड कर दीजिए भारत से, तो आपका अफगानिस्तान, केवल अफगानिस्तान भारत से पीछे है। विश्व के अन्य अगर विकसित देशों की बात करें तो इनमें आपका अमेरिका की रैंक क्या है, ये ज़रूर पता होना चाहिए। ऐसे कंपेयर करके तो अमेरिका की रैंक कितनी है? 42 है, 42 अच्छी है। चाइना भी हमसे आगे है, तो चाइना से भी आप कंपेयर कर सकते हो। चीन की रैंक कितनी है? 120, 120 है। और सबसे नीचे जो देश रहा है, हमने कहा टोटल कितने 180 देश शामिल थे, तो 180वें स्थान पे आपका अफ्रीका का एक देश है, उसी का नाम है लाइबेरिया। लाइबेरिया क्या रहा है? सबसे नीचे रहा है, सबसे नीचे रहा है। तो ये आपका लाइबेरिया से कोई आप लॉजिक लगा के लवेरिया यानी लब से याद कर सकते, जो लब के चक्कर में पड़ता है वो बर्बाद होता है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में, तो ये बर्बाद हो के सबसे नीचे पहुंच गया। तो इसलिए लब बहुत ख़राब चीज़ होती है, तो इससे हमेशा दूर रहें। तो ये आपका जो लाइबेरिया रहा है, लब से इसको याद कर सकते हो, ये सबसे नीचे रहा है। 180 रैंक इसकी रही है। अमेरिका की 42 और चीन की 120, 120। अब आपका क्लियर हो गया होगा। ये आपका जावेद अख्तर साहब हैं। आगे आइए। अब अगर इसमें टॉप की बात किया जाए, टॉप कंट्री कौन रहे हैं, तो हमने इसका शॉर्टकट बनाया डलसू। डल झील भारत में है, तो डलसू से याद कर सकते हो। डी से आपका डेनमार्क। जब भी पर्यावरण की बात आए तो झील डलसू, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड झील है, तो डलसू नाम किसी का मान लो डलसू, तो आपका डेनमार्क। यल से लग्जमबर्ग, और यस से आपका स्वीडन से यहाँ कन्फ्यूज हो सकते, लेकिन आपका स्वीडन नहीं है, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड। और यूसी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। तो डलसू से याद रखिएगा, डलसू यानी आपका डेनमार्क, और यल से आपका लग्जमबर्ग, डेनमार्क, लग्जमबर्ग। तो डेनमार्क और लग्जमबर्ग यूरोपीय देश हैं। उसके बाद आपका स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के बाद डलसू, यस से स्विट्जरलैंड, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम। ये टॉप 4 कंट्री हैं, टॉप 4 कंट्री हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमको नहीं लगता कुछ क्वेश्चन आपका इससे अब चांसेस ये बनेगा। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्तर पे कंपेयर करके आप बोल सकते हो और लिख सकते हो। अगला जो न्यूज में था, ये 6 मास एक्सटेंशन था। अब इससे क्वेश्चन आपका 2017 या 18 के पीसीएस प्री में पूछा जा चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें आईएएस प्री में पूछा गया था, पीसीएस प्री नहीं, आईएएस प्री में पूछा जा चुका। आप
पेपर उठा के देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन आसान होते डिपेंड करता है कि आप कितना आपका कवरेज करते हो प्रीलिम्स में। मेंस के लिए इश्यू कितने इश्यू आप कवर करते हो, दोनों में यही डिफरेंस है। और आपका प्रीलिम्स के लिए आपका कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल, एक होता वर्टिकल और एक होता हॉरिजॉन्टल। तो प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है कि आप कितना हॉरिजॉन्टल कवर करते हो, और मेंस के लिए ज़रूरी है मुद्दा उठाते हो, उसके सारे डायमेंशन को आप कितना कवर करते हो। तो आपका ये दो चीज़ें होती, अगर ये दोनों चीज़ें कर लेते हो तो प्री मेंस आपका दोनों आपके लिए आसान हो जाता है। आइए 6 मास एक्सटेंशन ये समझ लेते हैं। मास एक्सटेंशन का मतलब हुआ कि पृथ्वी का क्या होगा, यानी विलुप्तीकरण होगा। इसमें आपका फ्लोरा और फाना सभी समाप्त हो जाएंगे। तो कहा गया, अभी एक रिसर्च पेपर छपा हुआ है, तो इसी को कहा गया ये आपका एंथ्रोपोसीन होगा, ये यानी कि मानव जनित होगा। विलुप्तीकरण जो आएगा, छठा मास एक्सटेंशन विलुप्तीकरण आएगा, वो मानव जनित होगा। और ये मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल थ्रेट्स है टू द परसिस्टेंस ऑफ सिविलाइजेशन। सभ्यता के अस्तित्व के लिए सबसे ज़्यादा पर्यावरणीय खतरा होगा। ये 6 जो मास एक्सटेंशन है, इससे सबसे ज़्यादा खतरा होगा। ये किसने, एक जर्नल प्रकाशित हुआ है, जो कि किसने प्रकाशित किया है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रकाशित हुआ। तो उसी में बताया गया कि इससे सबसे ज़्यादा क्या होगा, विलुप्तीकरण होगा सबसे ज़्यादा। ये पिछले जो आपके 5 मास एक्सटेंशन हुए, उनकी तुलना में सबसे ज़्यादा विनाशकारी होगा। तो हम जान लेते हैं, जब ये, क्योंकि इस समय मानव कारणों से मानव की जनसंख्या पिछले जब आए थे तो 1 मिलियन थी, और आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो काफ़ी इससे खतरा होने वाला है। तो मानव के क्रियाकलापों की वजह से जो आपकी स्पीसीज हैं विलुप्त होती जा रही हैं, जो कि पहले की तुलना में 100 गुना से लेकर 500 गुना तक ज़्यादा मात्रा में विलुप्त हो रही हैं। तो ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, पर्यावरणीय खतरा आपका होगा, यानी सभ्यता के अस्तित्व के लिए। ये पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि इसके पहले 5 बार आपका क्या हुआ, मास एक्सटिंक्शन हुआ है। यानी तो उनमें जान लेते कौन कौन रहे। तो पहला 440 मिलियन ईयर्स, यानी 440 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। इसी को पहला मास एक्सटेंशन था, यानी किस काल में हुआ। तो कई इसमें काल हैं, भूगर्भिक काल, उसी को लेट यानी ओर्डोविशियन कहा जाता। तो पहला लेट ओर्डोविशियन में हुआ, यानी कि जब ओर्डोविशियन काल समाप्त हो रहा था, तब मास एक्सटेंशन पहला हुआ था। आज से लगभग कितना, तो 440 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था, 440 मिलियन वर्ष पहले लेट ओर्डोविशियन। दूसरा वाला लेट डियोनियन, यानी 374 मिलियन वर्ष पहले हुआ, 374 मिलियन वर्ष पहले हुआ। इसी को लेट डियोनियन मास एक्सटेंशन कहा गया। और तीसरा परमियन जो आपका मास एक्सटेंशन हुआ, ये 250 मिलियन वर्ष पहले हुआ। उसके बाद जुरासिक हुआ, जुरासिक 200 मिलियन वर्ष पहले हुआ। और 5वां क्रिटेशियस था, और 145 मिलियन वर्ष पहले हुआ। आप देखते हो कार्बोनिफेरस या क्रिटेशियस के काल में बहुत सारे विलुप्त हुए, फिर नए जीव जंतु आए, तो आप ये सब देखते हो। तो ये 5 हुए हैं। तो पहला लेट ऑर्डोविशियन 440 मिलियन वर्ष पहले, लेट डियोनियन दूसरा है आपका, लेट डियोनियन, पहला लेट ओर्डोविशियन, दूसरा लेट डियोनियन। पहला 440 मिलियन वर्ष पहले हुआ, दूसरा 374, और परमियन 250, परमियन 250 मिलियन वर्ष पहले। उसके बाद जुरासिक 200 मिलियन वर्ष पहले, और 145 मिलियन वर्ष पहले क्रिटेशियस मास डिस्टिंक्शन हुआ है। तो ये 5 पहले के हैं। तो इनके क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, या सीधे भी पूछा जा सकता। तो पहला लेट ओर्डोविशियन है, दूसरा लेट डियोनियन है, तीसरा परमियन है, चौथा जुरासिक है, उसके बाद क्रिटेशियस है। अगर इनका काल समय की बात करें तो 440 मिलियन वर्ष पहले, 374 मिलियन वर्ष पहले, 250 मिलियन वर्ष पहले, 200 मिलियन वर्ष पहले, 145। पहले वाले में 85% क्या हुआ, जीव जंतु नष्ट हुए। दूसरे वाले में 75% जीव जंतु नष्ट हुए। तीसरे वाला सबसे भयंकर रहा अब तक का,
अगर पूछा जाए कौन मास डिस्टिंक्शन सबसे भयंकर रहा, तो पर्मियन वाला, तीसरा वाला, जो कि 250 मिलियन वर्ष पहले आया था। 95% स्पीसीज नष्ट हुई। उसके बाद 80% हुई, तो क्या आपका 85, फिर घटा 75 हुआ 10%, दूसरे वाले में, पहले में 85%, दूसरे में 75%, तीसरे में और ज़्यादा हो गया 85, यानी पहले से भी 10% ज़्यादा हो गया, 95% हो गया, चौथे में आपका 80%, और पाँचवें में फिर घटा 76% आपका क्या हुआ, स्पीसीज जीव जंतु नष्ट हुए। अब इस छठा जो मास, जिसको एंथ्रोपोसीन मास डिस्टिंक्शन कहा जा रहा, ये सबसे भयंकर होगा, सबसे भयंकर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम जान लेते हैं बाघ को लेकर के अभी एक न्यूज में थी। तो बाघ, भारत में अगर बाघ टाइगर्स की बात करें तो इनकी ग्रोथ रेट कितनी है, तो ग्रोथ रेट समृद्धि दर 6% ये आपकी बनी हुई है। तो बाघ की जनगणना कब से शुरू हुई, 2006 में, और प्रत्येक 4 वर्षों में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार बाघ की जनगणना काउंट की जाती। तो पहली बार 2006 में हुई, तो 4 ऐड कीजिए 2010 में, अगली 2014 में, और लास्ट वाली 2018। अगला यानी 4 बार अभी तक जनगणना हो चुकी, अब कब होगी, तो 18 में 4 ऐड कीजिए, 2022 में अगली काउंटिंग बाघों की जाएगी। तो आपका एवरेज प्रत्येक वर्ष बाघों की मृत्यु हुई है, उनकी संख्या कितनी है, 94 है। और 2018 में कुल बाघों की संख्या कितनी थी, जो लेटेस्ट अभी एक जनगणना हुई है, तो उससे भी 2967 थी। इसके अलावा पहले 2226 थी, 1706 थी इसके पहले। तो 1706 से 2226, और 2226 से कितनी हो गई, 2967 आपकी 2018 के अनुसार, जनगणना के अनुसार बाघों की कुल संख्या हो गई। तो अगर पूछा जाए कि 2018 के अनुसार कुल बाघों की संख्या कितनी हो गई, तो 1967 हो गई। सर्वाधिक बाघ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, दूसरा स्टेट कर्नाटक, तीसरा उत्तराखंड है। अगर राज्यों के स्तर पर पूछा जाए सर्वाधिक बाघ किस राज्य में, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है 526, कर्नाटक में है 524, उत्तराखंड में है 442। अखिल भारतीय बाघ अनुमान ये 2018 बताया जा रहा कि 3 ऐसे हैं जहां पर बाघों की अनुपस्थिति अब्सेंट, यानी एक भी बाघ नहीं देखा गया, फिर भी इनको पॉजिटिव यानी सकारात्मक कि उसमें शामिल किया गया। यानी बुक्सा पश्चिम बंगाल का है, दम्पा मिजोरम का है, पलामू झारखंड। 3 ध्यान रखिएगा, ये आपका मैचिंग में दे करके पूछा जा सकता। तो बुक्सा पश्चिम बंगाल का टाइगर रिजर्व है, दम्पा मिजोरम का है, दम्पा कहाँ का है, मिजोरम का, पलामू या बेतला या पलामू से कहा जाता झारखंड का है। तीनों में बाघों की संख्या अनुपस्थित रही। अब अन्य कुछ फैक्ट फिगर की बात करें तो बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, कब, 1973 में। और अब तक टोटल बाघों कितने आपका टाइगर रिजर्व अनाउंसमेंट हो चुके हैं, 50। तो 50 के नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। तो इनको मैम में देखिए, ये आपका होमवर्क है। तो 50 आपका अब तक प्रोजेक्ट टाइगर क्या हुई है, अनाउंसमेंट हो चुके हैं। आइए अगला देख लेते हैं। तो इसी में NTCA, इसी को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कहा जाता। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्टैट्यूचरी सांविधिक निकाय है। यानी स्टैट्यूचरी का मतलब पार्लियामेंट के अधिनियम से इसे कब स्थापित किया गया, 2006 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत यानी NTCA को 2006 में स्थापित किया गया है। अगला जो न्यूज में आपका था, ये आपका ध्यान रखिएगा, यम स्ट्राइप्स से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यम स्ट्राइप्स सब चर्चा में रहने वाला किसको इंगित करता है, तो बाघों का आकलन करने के लिए, टाइगर का आकलन करने के लिए यम स्ट्राइप्स का प्रयोग किया जाता। असल में आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम आधारित आपका है, और सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के आधार पर जो बाघों की काउंटिंग होती है उसी को यम स्ट्राइप्स कहा जाता। बाघों की काउंटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है IAS प्रीलिम्स में। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिएगा। फुल फॉर्म M से मॉनिटरिंग, S से सिस्टम फॉर, T से आपका टाइगर हो जाएगा, टाइगर्स। उसके बाद I से आपका TR से टाइगर्स, I से इंटेंसिव, P से प्रोटेक्शन एंड E से इकोलॉजिकल, और S से आपका स्टेटस। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जो यम स्ट्राइप्स पहल है, इसे 2010 में शुरू किया गया था।
तो अक्सर ये सब चूँकि 2018 में काउंटिंग हुई थी, यम स्ट्राइप्स प्रयोग किया गया था, तो 2018 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपका IAS के पूछा गया था। अगला जो इम्पोर्टेंट है आपका ऑनलाइन नए मिसा 2020, ऑनलाइन नए मिसा ये पूछा जा सकता है। 2020 का शुभारंभ किया गया, तो ये असल में है क्या ऑनलाइन नए मिसा, सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक ग्रीष्मकालीन समर आर्ट प्रोग्राम है, कला कार्यक्रम है, जिसे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल गैलरी जो कि नई दिल्ली में स्थापित है, और इसकी स्थापना 1949 में की जाती है। पीछे के डिस्कशन में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के बारे में आपको बता चुके हैं। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना 1949 में कहाँ की जाती, नई दिल्ली में की जाती है। यानी चित्रकला, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग और इंद्रजाल इत्यादि जैसे पहलुओं पर बल दिया जाता है। तो इसी पर आपका ऑनलाइन नए मिसा 2020 का आयोजन किया गया है। अगला देख लेते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020। आप जानते हो 31 मई को, कब 31 मई को हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पर अवार्ड भी दिए जाते हैं। तो उसी में भारत का एक संस्थान इस बार अवार्ड पाया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसी को सीड कहा जाता। सीड आखिरकार है क्या, तो पहला यही पूछेगा किसको दिया गया, तो सीड को दिया गया। और दूसरा प्रश्न हम समझ लेते सीड है क्या, तो यस से आपका सोशियो, ई से इकोनॉमिक एंड ई से एजुकेशनल और डी से डेवलपमेंट सोसाइटी। असल में एक प्रकार का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO है, जिसको दीपक मिश्रा इस समय वर्तमान इसको क्या कर रहे हैं, इसको संभाल रहे हैं। इसकी स्थापना अगर सीड की बात करें तो 2001 में इसकी स्थापना कहाँ होती है, नई दिल्ली में इसकी स्थापना की जाती है। नई दिल्ली देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली है। तो सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी इसकी फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा। और NGO है, ये प्रयास क्या किया था, तो बिहार व झारखंड राज्यों में पान मसाला जिससे कैंसर होता है, इसके बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया। तो पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट, हुक्का इत्यादि को यानी रोकने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए काफ़ी प्रयास किया है। इसके अलावा WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया जाता, हर साल 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता। और डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड भी दिया गया, ये आपका एक ही व्यक्ति को दिया जाता, डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड, और मॉम कॉन्ग को दिया गया है। मॉम कॉन्ग याद रखिएगा, ये भी आपका पूछा जा सकता, मॉम कॉन्ग को दिया गया, जो कि आपका ध्यान रखिएगा एनवायरमेंटल डेवलपमेंट कंबोडिया मूवमेंट फॉर हेल्थ, यानी कि ये आपका कंबोडिया के हैं और ये एनवायरमेंट फॉर हेल्थ के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। उन्हीं के अथक प्रयासों के लिए ये आपका दिया गया है। यह अनन्य आपका जो आपका एक पोर्ट बताए थे, ये आपका इंडियन एयरफोर्स के द्वारा विकसित किया गया, तो ये वही है। पीछे आपका डिस्कशन में बता चुके हैं कि सुदूर क्षेत्रों से ये आपका प्रयास किया जाएगा। तो आज का ये डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर कोई कमी है तो उसमें ज़रूर कमेंट कीजिए। लेकिन आप लोग ना तो कमेंट करते हो ना लाइक करते हो, तो कम से कम आप वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।